हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक जो है साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जहां से प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो प्रश्न निश्चित रूप से बार बार पूछे जाते हैं। और मैं इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं जो एक बार नहीं बार बार जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक का नाम है फ्यूल यानी ईंधन। जैसा कि आप जानते हैं कि ईंधन से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक यानी आपने इस वीडियो का एंड कर दिया तो आप यह निश्चित रूप से लास्ट में जो है कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाकई ये वीडियो यूनिक है। और निश्चित रूप से आप लाइक भी करेंगे। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए सीधा हम लोग अपने टॉपिक पे बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टॉपिक का नाम है फ्यूल। तो वास्तव में भाई फ्यूल यानी ईंधन क्या होता है? तो आप जानते हैं ईंधन एक ऐसा पदार्थ होता है, देख पा रहे हैं कि ईंधन एक ऐसा पदार्थ होता है जो जलने के बाद जो है अधिक मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश दे। यानी ऐसा पदार्थ जो जल करके ऊष्मा और प्रकाश दोनों देने का काम करता है। तो ऐसे ही पदार्थ को हम लोग ईंधन कहते हैं। हालांकि जो है अगर ईंधन के काइंड्स में आप जाएंगे तो बहुत सारे काइंड्स हैं, लेकिन हम 3-4 काइंड्सों से ही रिलेटेड प्रश्न लेकर आपके बीच आए हुए हैं। हमारा जो पहला प्रकार होगा वो होगा जीवाश्म ईंधन। यानी ऐसा ईंधन जो जीवाश्म के रूप में, यानी जैसे आपका कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये ऐसे हैं जिन्हें हम जीवाश्म ईंधन की संज्ञा देते हैं। ये हमारे जो है यानी जीवाश्मों के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। जीवाश्म क्या चीज़ है? अरबों खरबों करोड़ों वर्ष पृथ्वी के अंदर दबे हुए जो है जीवधारियों का जो अवशेष होता है वही जीवाश्म कहलाता है। तो हम लोग इस टॉपिक में जीवाश्म ईंधन से प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा जो है जैविक ईंधन। देखिए जैविक ईंधन से तात्पर्य है कि यह जीवों के द्वारा यानी जीवों के सड़ने और गलने से, यानी जैसे आपका पेड़ पौधे हुए, वनस्पतियां हुई या जीवों का अवशेष हुआ, उनके सड़ने गलने से जो ईंधन तैयार किया जाता है और उस ईंधन को हम लोग जो है जीवाश्म ईंधन या उसे जैविक ईंधन की संज्ञा देते हैं। जो तीसरा है ईंधन वो है मानव निर्मित। जैसे मानव निर्मित भी बहुत सारे ईंधन आपने नाम सुना होगा, जल गैस, वाटर गैस, भाप अंगार गैस, सोआन। तो ये मानव निर्मित गैसें होती हैं। और एक जो महत्वपूर्ण ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया मानव निर्मित जो है ये आपका फ्यूल है। और एक होता है जो है आणविक ईंधन, जिसे आप कहते हैं एटॉमिक फ्यूल। यानी आपको पता है कि जो है यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, ये जो रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनके द्वारा जो है एटॉमिक एनर्जी तैयार की जाती है और हम इन्हीं के द्वारा एटॉमिक फ्यूल भी तैयार करते हैं। तो इन्हीं सबसे संबंधित आपकी प्रतियोगी परीक्षा में जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग एक सिरे से शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको जो है मिलेगा कि हम यहाँ पे हर क्वेश्चन को व्याख्यात्मक तरीके से आपके बीच उसको रखने वाले हैं। मतलब आपको यहाँ पे याद नहीं करना है, बस समझना है। और कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाएं। आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और समझते हुए जो है प्रश्न और उत्तर, सारे प्रश्न और आंसर आप बनाते जाएं। तो चलिए जो हमारा पहला प्रश्न लगता है वो क्या है? देखिए वो ये है, कह रहा है कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? तो देखिए गोबर गैस का जो संयंत्र है यह कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है, सिविल सर्विसेज एग्जाम में, कि भाई गोबर गैस जो बायोगैस है इसके आविष्कारक का क्या नाम था? तो इसके आविष्कारक का नाम आपको याद रखना है SV देसाई। SV देसाई थे। अब यह समझ लेना है कि बायोगैस क्या है, गोबर गैस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बायोगैस का अवयव है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि बायोगैस के मुख्य अवयव क्या होते हैं, जो मुख्य तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपको पता है मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और H2S होता है यानी हाइड्रोजन सल्फाइड।
देखिए मेथेन गैस ही, जो गोबर गैस के अंदर से जो मेथेन गैस बनती है, यही जलने का काम करती है। इसी के द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि इसके जो है जैविक अवशेषों के सड़ने से ये गैस बनती है। और ये जो H2S है, यह सड़े अंडे जैसी गैस होती है, जैसे सड़ा अंडा महकता है। तो गोबर गैस, यदि ये बायोगैस के द्वारा अगर गैस लीक होती है तो इन्हीं दोनों की वजह से पता चलता है। CO2 और H2S के कारण पता चल जाता है कि नहीं, गैस कहीं ना कहीं हमारी जो है बायोगैस से लीक हो रही है। हालांकि इसमें मेथिल मर्केप्टन तो मिलाया नहीं जाता जैसा कि LPG में होता है। ठीक है, बायोगैस में कौन सी, अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है। चलो, तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो होता है वो मेथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, H2S होता है। ये बार बार पूछा गया है। कौन गैस इसमें जलने का काम करती है, तो आप बताएंगे ऊष्मा देने का काम करती है, वो मेथेन है, आपको पता है। अब देखिए जो ये बायोगैस में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ध्यान देना, बायोगैस में क्या होता है कि जो गोबर गैस होता है वह जो है जानवरों के गोबर से, यानी जो है पशुओं के मल मूत्र से यह गैस तैयार की जाती है। तो अब होता क्या है, किस प्रक्रिया के द्वारा यह गैस तैयार होती है, तो होता क्या है कि वहाँ पे किण्वन की प्रक्रिया होती है। यानी गोबर गैस को जैसे ही पानी के साथ घोल करके गोबर गैस का जो संयंत्र होता है उसमें डाल दिया जाता है, तो उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। और किण्वन के प्रोसेस के द्वारा जो है ये तीनों गैसें आपकी बनती हैं। तो ये चीज़ बता रहे, ये पूछा गया है कि कौन सी प्रक्रिया, बायोगैस में कौन सी प्रक्रिया होती है, किण्वन। अब आगे बैठते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा है, और इसको एकदम भूलना नहीं आपको, क्योंकि प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, यानी किस गैस को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। कौन ऐसी गैस है जो नेचुरली है, खुद अपने आप जो है बनती रहती है। तो आपको पता है कि दलदल ज़मीन हो, या जैसे कोई कुआं हो, या इस तरीके की जगहों पे ये जो है, या धान का खेत हो। तो पहली बात तो ये जानना है कि किस गैस को प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है, तो मेरे भाई मेथेन है। ठीक है, मेथेन गैस को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। यह धान के खेत से मिलने वाली है, दलदला जमीन होगी वहाँ से मिलने वाली है। और ऐसे बहुत सारे जो आप देखते हैं ऐसे कुएं जिनमें अब पानी नहीं है, उसके द्वारा भी आपने सुना होगा कि वहाँ से भी मेथेन गैस निकल रही है। तो प्राकृतिक गैस कौन गैस होती है, मेथेन गैस होती है, ये आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छतम ईंधन है। अब जैसे बात आ जाएगी परीक्षा में कि आया हुआ प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छतम ईंधन है, यानी स्वच्छतम ईंधन से मतलब यह है कि जिस ईंधन को जलाने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता है, उस गैस की बात हो रही है। तो उसमें कह रहा है कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, डीजल है। तो आप मारेंगे प्राकृतिक गैस, क्योंकि प्राकृतिक गैस में आपकी मेथेन गैस आती है और ये जलने के बाद कोई अवशेष नहीं छोड़ती है, इसमें धुआं भी नहीं निकलता है, ना ही तो इस तरीके से यह पॉल्यूशन मुक्त भी होती है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ईंधन माना जाएगा। क्या कोयले को मानेंगे, नहीं। पेट्रोल को मानेंगे, नहीं। डीजल को मानेंगे, नहीं। प्राकृतिक गैस। ठीक है, बात आगे क्वेश्चन की करते हैं हम लोग। CNG गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखिए होता है CNG गैस, तो आप बार बार देखते हैं कि ये CNG गैस का पूरा नाम क्या होता है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यही पूछा गया है। तो CNG गैस का मतलब होता है, CNG का मतलब, C का मतलब कंप्रेस्ड होता है, N से नेचुरल होता है, G से गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। यानी इस गैस को बहुत ही उच्च दाब पर, इतना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर दिया जाता है कि यह जो मेथेन गैस होती है वास्तव में यह लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए इसे कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो देखिए वास्तव में परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि जो CNG गैस होती है, जिसके द्वारा जो है आप देखते हैं जो ऑटो होते हैं, या जो दिल्ली में या बड़े बड़े महानगरों में जो ऑटो रिक्शा ये चीज़ें जो चलाई जा रही हैं, तो उनमें कौन सी गैस भरी होती है, तो यही CNG गैस के द्वारा उनको चलाया जाता है, जिसके द्वारा हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो पाता है, ये धुआं भी नहीं दे। चूँकि डीजल के द्वारा और पेट्रोल के द्वारा जो वाहनें चलती हैं वो धुआं देती हैं, इसमें कोई धुआं नहीं निकलता चूँकि गैस है। सवाल ये कि ये प्रश्न आया हुआ है आपका कि CNG गैस का मेन घटक क्या है। तो जो हमारी CNG गैस होती है उसका जो मेन घटक होता है उसमें मेथेन ही होता है मेरे भाई, याद रखना,
मेथेन गैस यानी वही प्राकृतिक गैस ही होती है उसमें भरी हुई, बशर्ते उसको इतना ज़्यादा जो है प्रेशर दिया जाता है, इतना प्रेशर कर देते हैं उसके ऊपर कि वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। वही मेथेन लिक्विड फॉर्म में जब हो जाती है तो उसे हम CNG गैस का नाम देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? यानी जीवाश्म ईंधन का मतलब ऐसा ईंधन जो जीवाश्मों के द्वारा तैयार किया जाता है, उस ईंधन का नाम बताना है। इसमें से कौन है? अब बारी आ रही है, कह रहा है कि एल्कोहल है, ईथर है, वाटर गैस है, प्राकृतिक गैस है। तो इनमें आप मारेंगे कि जो जीवाश्म ईंधन है वह आपका इसमें से प्राकृतिक गैस है। जो प्राकृतिक गैस है उसे जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, क्योंकि जो नेचुरली कुछ ऐसे आप देखते हैं जहाँ पे कोयले की खाने हैं या पेट्रोलियम का जो भंडार होता है, उन पेट्रोलियम के जो है भंडारों से, कुओं से कभी कभी स्वतः प्राकृतिक गैसें निकलती रहती है। तो जीवाश्म ईंधन इसमें कौन है? तो एल्कोहल नहीं है, ईथर नहीं है, वाटर गैस नहीं है। किस गैस को कहेंगे? प्राकृतिक गैस। अब बात करते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है CNG गैस के घटक। तो कभी भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि CNG गैस का मेन घटक क्या है, तो आप मेथेन मारेंगे। हालांकि मेथेन एवं ईथेन दोनों होती हैं। मेथेन या ईथेन दोनों रहेगा तो दोनों तो एक साथ देगा नहीं। अब मेथेन और ईथेन रहेगा तो इसी को टिक मारेंगे। अगर मेथेन नहीं है, सिर्फ मेथेन दिया है, अन्य और गैसों का नाम दिया, तो आपका टिक मेथेन पे होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं CNG गैस जो होती है उसका जो मेन घटक होता है वो मेथेन गैस ही होती है। मेथेन भी हो सकती है, एथेन भी हो सकती है, लेकिन खास करके मेथेन होती है। मेथेन हो चाहे एथेन हो, इसको इतना हम दाब प्रेशर दिया जाता है कि ये लिक्विड फॉर्म में हो जाती है। ओके, अब LPG आपको पता है, जो हमारे घरों में जो गैस आती है जिसके द्वारा खाना बनाया जाता है वो LPG गैस होती है। यल का मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। तो LPG जो हमारे घरों में आती है, जो सिलेंडरों में भरी जाती है, वो कौन गैस होती है? वो आइसोब्यूटेन होता है। आपको पता है कि जो हमारे सिलेंडर में भरा होता है वो आइसोब्यूटेन होता है या प्रोपेन होता है। या तो आइसोब्यूटेन होगा या प्रोपेन। तो खास करके आइसोब्यूटेन ही आता है परीक्षा में। यहाँ पे मैंने दोनों लिख दिया है समझने के लिए। तो LPG गैस का मेन घटक आइसोब्यूटेन है। यहाँ पर एक चीज समझ लेना है कि घरेलू जो गैस होती है, जो LPG होती है, उसमें जो है ये लीक जब गैस होती है तो इसकी स्मेल जो आती है, पता चलता है उसमें क्या मिला होता है, कौन सा घटक होता है। तो आप बताएंगे उसमें मेथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। जो मेथिल मरकैप्टन मिला देने से जैसे ही ये गैस बाहर निकलती है तो इसका इतनी ज़्यादा दुर्गंध आती है कि पता चल जाता है गैस लीक हो रही है। तो यह भी प्रश्न पूछा गया है कि LPG में जो मिलाया जाने वाला पदार्थ है उसका क्या नाम है? मेथिल मरकैप्टन, जिसके द्वारा गैस के लीक होने का पता चलता है, यानी दुर्गंध मालूम चलती है। कोल गैस क्या है? कोल गैस यानी कोयला। जब रक्त तप्त कोई कोयला होता है, एकदम आग की तरह जलता हुआ धधकता हुआ कोयला के ऊपर जब पानी यानी भाप प्रवाहित की जाती है तो कोल गैस बनती है। अब कोल गैस का मेन घटक क्या है? तो हाइड्रोजन होता है, मेथेन होता है, कार्बन होता है। ठीक, ये तीनों घटकों को नाम आपको याद रखना है, मेथेन, हाइड्रोजन, कार्बन, यही कोल गैस के मेन घटक हैं। अब देखिए कोयले की खानों में विस्फोटक गैस है। कभी कभी आपको पता चलता है कि कोयले की खान में कोयले की खुदाई हो रही है और एकाएक अचानक उसमें अपने आप विस्फोट हो गया। तो कोयले की खान से भी आपको पता है कि कभी कभी मेथेन गैस निकलती रहती है, क्योंकि ये प्राकृतिक गैस है। तो ये कभी कभी जो कोयले की खानों में जो एकाएक जो विस्फोटक जो गैस निकलती है, उस गैस का क्या नाम है? मेथेन। वो कोयले की खानों में विस्फोटक गैस का नाम बताओ, तो क्या आप बताएंगे? मेथेन। अब उत्तम प्रकार का कोयला कौन है? यह कई बार पूछा गया। देखिए कोयला क्या है, कोयला कौन सा ईंधन है? तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। अब कोयले के कई प्रकार होते हैं। जो सबसे सर्वोत्तम कोटि का कोयला होता है, यह पूछा जाता है परीक्षा में, उसका क्या नाम है? तो एंथ्राक्साइड नाम होता है। और उसमें कार्बन का परसेंट कितना होता है? 80 से लेकर 95%। जो कार्बन उसमें होता है वो 80 से लेकर 95% तक शुद्ध कार्बन होता है। और जब एंथ्राक्साइड हम कोयले को जब जलाते हैं तो इसमें जरा सा भी धुआं नहीं निकलता, बहुत मामूली, बहुत तेजी के साथ ये जलने का काम करता है। तो उत्तम कोटि का कोयले का क्या नाम है? एंथ्राक्साइड। और यह भी परीक्षा में पूछा गया कि निम्न कोटि के कोयले का क्या नाम है? तो पीट कोयला होता है। यानी सबसे उत्तम एंथ्राक्साइड और सबसे जो है निम्न कोटि का जो होता है वो आपका पीट कोयला होता है, जिसमें जो है कार्बन की मात्रा लगभग जो है 40-45% के आसपास हो सकती है। अब देखो भूरा कोयला किसे कहा जाता है? तो जो भूरा कोयला होता है ये तीसरे नंबर का कोयला होता है, जिसको कहा जाता है लिग्नाइट।
इसमें कार्बन का परसेंट 45%। तो देखिए भूरा कोयला कौन सा कोयला होता है, लिग्नाइट कोयला होता है, सर्वोत्तम कोटि का कोयला एंथ्राक्साइड होता है, निम्न कोटि का कोयला पिट कोयला होता है। चलो हो गया आपका। फिर कहता है पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है। देखिए जो पेट्रोलियम पदार्थ है, चाहे आपका पेट्रोल हो, डीजल हो, आपका किरोसिन हो, किरोसिन ऑयल हो, तो ये सभी जो हैं जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ये जो है ये क्या होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ये जो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें हाइड्रोजन एवं कार्बन के तत्व विद्यमान होते हैं, उसे ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो ये उच्च कोटि के हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, तो कभी भी है कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण है, तो उसमें आप मारेंगे हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोल में लगी आग को जल में बुझाने ध्यान देना, जब पेट्रोल में आग लग जाती है तो उसको पानी के जब डाल करके उसको बुझाते हैं तो वो आग नहीं बुझ पाती है। इसका कारण क्या है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पेट्रोल होता है वो पानी से हल्का होता है, वो पानी के ऊपर पेट्रोल क्या करने लगता है, तैरने लगता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान देना है। देखिए पेट्रोल में लगी आग को जल बुझाने में प्रभावी नहीं है, क्योंकि पेट्रोल एवं जल एक दूसरे में अमिश्रणीय है। पहली बात तो पेट्रोल पानी में अमिश्रणीय है, दोनों एक दूसरे में मिल नहीं पाते, ना पानी पेट्रोल में मिल पाएगा ना पेट्रोल पानी में। अब होता क्या है कि पेट्रोल हल्का होता है, पानी से ऊपर तैरता रहता है और जलता रहता है। तो यही कहा जा रहा है पेट्रोल जल से हल्का होता है, जिसके कारण जल के ऊपर तैरता रहता है और जलता रहता है। पानी फेंकने से पेट्रोल की आग बुझने वाली नहीं है। तो इसका कारण परीक्षा में पूछा गया है, क्या कारण होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हाइड्रोजन बम किसने बनाया। तो हाइड्रोजन बम बनाने वाला जो है आपके एडवर्ड टेलर ने बनाया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो यह परमाणु बम से जो है 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। यानी परमाणु बम से कई गुना शक्तिशाली आपका हाइड्रोजन बम होता है। इसके खोजकर्ता एडवर्ड जो है टेलर हैं। और पहली बात यह किस सिद्धांत पे काम करता है, तो यह नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। और जो आपका जो परमाणु बम होता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, ये चीज़। और देखो अग्निशमन यंत्र में प्रयुक्त गैस, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि अग्निशमन यंत्र जो हमारा होता है, जो आग बुझाने का यंत्र होता है, उस यंत्र में जैसे देखिए एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें ये बताया था कि जो अग्निशमन यंत्र, जैसे कहीं आग लग जाती है तो जो अग्नि के जो फायर स्टेशन के कर्मी होते हैं वो किसकी जैकेट पहन के जाते हैं कि उसके ऊपर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो वो एस्बेस्टास का वस्त्र होता है। वो एस्बेस्टास का बना जो है वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं। ठीक है, तो बात यहाँ हो रही है अग्निशमन यंत्र में प्रयुक्त गैस कौन होती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्यों कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, आपको पता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ऑक्सीजन से भारी ऑक्सीजन से वजनी होती है। और आपको पता है कि आग जलाने में सहायक गैस ऑक्सीजन है। तो जैसे ही उसके ऊपर CO2 का प्रहार किया जाता है तो वो ऑक्सीजन को पूरी तरीके से क्या करती है, ढक लेती है, उसको ऊपर से ढक लेती है। तो जब ऑक्सीजन आग को ऊपर से CO2 ढक लेगा तो उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो हल्का है ऊपर चला जाएगा, ये भारी है नीचे, जिस कारण से आग क्या करती है, बुझ जाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि यह ऑक्सीजन से भारी होने के कारण ऊपर से ढक लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड भारी है और जैसे ही आग के ऊपर आप CO2 का प्रहार करेंगे तो वो पूरा उसको ढक लेगी और उसके ऊपर CO2 नीचे बैठ जाएगा, ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा। अब आग को जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में आग नहीं जलता है। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि CO2 का। अब देखो डीजल इंजन में प्रयुक्त होता है। जो डीजल इंजन वाली जितनी भी आपका डीजल का जो इंजन होता है उसमें क्या होता है, उसमें आप देखते हैं कि जब नॉकिंग होती है तो दो ही चीज़ होता है, एक हवा और दूसरा डीजल की वाष्प। तो जो डीजल का इंजन होता है उसमें जो है डीजल की वाष्प और वायु दोनों का मिश्रण वहाँ पे जाता है, तभी जो है इंजन आपका जो है यानी स्टार्ट होता है, यानी डीजल इंजन चलता है। मतलब एक तो डीजल तो जाएगा लेकिन डीजल नहीं जाता, डीजल की वाष्प जाती है और साथ में हवा, इसी का मिश्रण होने से ये दोनों चीज़ें आपकी इसके साथ होती है। अब देखिए ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता की माप है, आता है परीक्षा में, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता की माप करता है। तो देखिए पेट्रोल के जो गुणवत्ता की माप होती है वो ऑक्टेन संख्या के द्वारा होती है। जिसकी ऑक्टेन संख्या ज़्यादा होती है वह उच्च कोटि का पेट्रोल माना जाता है। तो जो ऑक्टेन संख्या होती है वो पेट्रोल के गुणवत्ता की मापन या गुणवत्ता की माप करती है।
देखिए, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा विमोचित ऊर्जा के आधार पर सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? देखिए, अगर 1 ग्राम इन चारों ईंधनों को आप ले लें, इन चारों ईंधनों में से सबकी 1-1 ग्राम मात्रा ले लें और उसको जलाएं, तो कौन सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा देने वाला, यानी कौन सबसे ज़्यादा उष्मा देगा, प्रकाश देगा, किसका कैलोरी मान ज़्यादा होगा? कह रहा है हाइड्रोजन का, मेथेन का, एथेनॉल का, ब्यूटेन का। मेरे भाई याद रखना, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन बहुत ही कई गुना ज़्यादा, क्योंकि इसी पर अब हम आगे चर्चा करेंगे कि किस जो है पदार्थ को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यानी 2000 ऐसी संभावना बताई जाती है कि 2040 के बाद जाते जाते बहुत सारे जो हमारे खनिज वाले जो ईंधन हैं, जो आपके जो ये जीवाश्म ईंधन है, उनके सीमित भंडार हैं, तो उसकी मात्रा कम होने का चांस है। तो ऐसे में विकल्प के रूप में कौन सा ईंधन हम प्रयोग में लेंगे? तो हाइड्रोजन ही प्रयोग में लाया जाएगा। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। ओके, भारी वाहन में डीजल का प्रयोग क्यों किया जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो भारी वाहन में डीजल का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि ये इसकी उच्च क्षमता होती है। यह जो है इस डीजल की जो क्षमता, भारी वाहनों में डीजल का जो इंजन होता है इसीलिए लगाया जाता है, वो पेट्रोल इंजन नहीं लगाया जाता। डीजल के इंजन की जो क्षमता होती है ना, वो उच्च क्षमता। डीजल इंजन शक्तिशाली होता है पेट्रोल इंजन की अपेक्षा, और इसके द्वारा आर्थिक बचत भी होती है। आर्थिक बचत का मतलब डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता है। तो एक तो आर्थिक बचत, साथ में इसकी उच्च क्षमता होती है डीजल इंजन की। अब देखो, पेट्रोल में ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, पेट्रोल में टेट्रा इथाइल लेड मिलाया जाता है। जो पेट्रोल होता है उसमें टेट्रा इथाइल लेड मिलाए जाने का क्या कारण है? तो इसके द्वारा देखिए होता क्या है कि कार के इंजन में अपस्फोटन को, यानी जो नॉकिंग होती है, बार बार इंजन के अंदर नॉकिंग ना हो, उसमें के अंदर अपस्फोटन ना हो, ठीक है। तो अपस्फोटन को कम करने के लिए जो है पेट्रोल के अंदर टेट्रा इथाइल लेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस ईंधन का ऊष्मी मान सर्वाधिक है? देखिए, कौन सा ऐसा ईंधन है जिसका कैलोरी मान सर्वाधिक होता है? तो आपको यही बताना है कि हाइड्रोजन गैस एक हाइड्रोजन जो गैस है, जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, उसका सर्वाधिक ऊष्मी मान होता है, बहुत ज़्यादा। किस ईंधन का ऊष्मी मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। किसे भविष्य का ईंधन कहा जाएगा? हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन गैस को भविष्य का ईंधन बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो है ये जो है भविष्य का ईंधन है। बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। अब देखिए, रॉकेट में प्रणोदक इंजन के रूप में द्रवित हाइड्रोजन का प्रयोग किया। देखिए, जो रॉकेट दागे जाते हैं, जो रॉकेट छोड़े जाते हैं, उनमें प्रणोदक ईंधन के रूप में जो है इसी हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, इसी द्रवित हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को द्रवित हाइड्रोजन होता है, वो हाइड्रोजन गैस नहीं होती बल्कि वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और इसी का प्रयोग करके ईंधन के रूप में इसी का प्रयोग करके रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। तो कभी भी आए कि रॉकेट प्रणोदक ईंधन निम्न में कौन है, तो आप हाइड्रोजन को ही मारेंगे, ठीक है, वो हाइड्रोजन है। समुद्र की तलहटी में पाए जाने वाली भारी मात्रा में, देखो ध्यान देना, ये इसे हम सदी का ईंधन कहते हैं। अब ध्यान देना, एक तो भविष्य का ईंधन आपका हाइड्रोजन है, ये है, और दूसरा है समुद्र की तलहटी में भारी मात्रा में ईंधन जमा है। देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने वर्तमान में शोध करके ऐसा पता किया कि जो है समुद्र की तलहटी में जो है बहुत सारी मात्रा में ईंधन विद्यमान है, जो एक पारदर्शी, जैसे वो यह बर्फ की तरह एक पारदर्शी पदार्थ की भांति है। यानी जैसे बर्फ का पारदर्शी एक पदार्थ की तरह दिखता है, उसी तरीके से समुद्र की तलहटी में भी कुछ ऐसे पदार्थ पाए जा रहे हैं जो ईंधन के रूप में भविष्य में प्रयोग होंगे। उसका क्या नाम है ये पूछेगा तो क्लैथरेट बताएंगे। क्या बताना है आपको? क्लैथरेट। उस पदार्थ का क्या नाम है भाई? क्लैथरेट। और यह जो क्लैथरेट नामक जो ईंधन वैज्ञानिकों द्वारा अभी हाल में खोजा गया है, इसे कहा जाता है सदी का ईंधन। देखिए, और इसमें होगा क्या, और इस क्लैथरेट में मेथेन गैस पाई जाती है, और आपको पता है कि मेथेन गैस जलाने का काम करती है, और इसे अगली सदी का ईंधन कहा जाता है। तो अगली सदी का ईंधन किसे कहा जाता है? तो आप मारेंगे क्लैथरेट को। अब भविष्य का ईंधन क्या है भाई? तो हाइड्रोजन गैस। सदी का ईंधन क्या है भाई? क्लैथरेट। इसकी खोज कहाँ की गई? समुद्र की तलहटी में। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसोहाल क्या है? तो देखिए, पेट्रोल व एथिल एल्कोहल, ध्यान देना, पेट्रोल व एथिल एल्कोहल का जो मिश्रण होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं गैसोहाल।
गैसोहाल के यही अवयव है, पेट्रोल रहेगा और एथिल एल्कोहल। 90% पेट्रोल 10% एथिल एल्कोहल मिला के गैसोहाल बनेगा। किस ईंधन का प्रयोग मुख्यतया नोदक या रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है? अभी बात हो चुकी है, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हाइड्रोजन, ठीक है, रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस, भाप गैस, कोल गैस, ध्यान देना, प्राकृतिक गैस दिया है, भाप गैस दिया है, कोल गैस दिया है, एलपीजी गैस दिया है, में कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मा देगी? तो आपको पता है प्राकृतिक गैस का मतलब मीथेन गैस, भाप गैस है, कोल गैस है, एलपीजी। तो सर्वाधिक कैलोरी मान कौन देने वाला है? एलपीजी देगा। अगर इन चारों में से कहे कि किसका कैलोरी मान ज़्यादा है, किसका ऊष्मीय मान ज़्यादा है, किसका कैलोरी मान नहीं बोलेंगे या ऊष्मीय मान बोलेंगे, तो उच्चतम ऊष्मीय मान किसका है? एलपीजी का है, जिसे आप आइसोब्यूटेन कहते हैं, जिसमें मेथिल मर्केप्टन मिलाया जाता है। आगे विमानन यानी विमानों में, विमानन गैसोलीन पेट्रोल में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह पेट्रोल के हिमीकरण को रोकता है। देखिए, जो विमानों में जो एकदम उच्च कोटि का जो पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है, तो विमानन गैसोलीन यानी जिसे आप कह सकते हैं पेट्रोल, ठीक है। तो जो विमानों में जो पेट्रोल जो प्रयोग किया जाता है, उसके पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है? तो ग्लाइकोल मिलाया जाता है, यानी उसके गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाएंगे। यानी विमानन जो गैसोलीन होता है, उस गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है। ग्लाइकोल इसलिए मिलाया जाता है कि जो पेट्रोल उसके अंदर है वो जमने न पाए, उसको वो द्रवित न होने पाए। तो पेट्रोल के हिमीकरण को रोकने के लिए जो है विमानन गैसोलीन में ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। यह परीक्षा में पूछा गया है। पेट्रोलियम क्या है भाई? पेट्रोलियम, वहाँ पर भी बात हो गई थी। पेट्रोलियम एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम क्या है? हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पेट्रोलियम मोम क्या है? तो पेट्रोलियम मोम क्या होता है? पैराफिन मोम। पैराफिन मोम को पेट्रोलियम मोम कहा जाता है। परमाणु शक्ति संयंत्र की सिद्धांत, ध्यान देना है आप, जो परमाणु, अब देखिए अब आती है बात परमाणु ऊर्जा की। तो परमाणु ऊर्जा में आपको पता है कि तब परमाणु संयंत्र है, और भारत में जो पहला परमाणु संयंत्र जो बनाया गया उसका क्या नाम है? तारापुर परमाणु संयंत्र है। तो जो परमाणु संयंत्रों के द्वारा जो आपकी जो ऊष्मा ऊर्जा तैयार की जाती है, उसके पास वो किस प्रक्रिया के द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए कि वो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया। आपको पता है कि जो परमाणु बम जो बनाया जाता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे बनाया जाता है, और जो हाइड्रोजन बम बनाया जाता है वो आपका नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे। ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और ये बार बार पूछा जाता है। हम आपको अभी आगे जो है इन सब पे एक अलग से वीडियो आपको बना करके देंगे, ठीक है। तो परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पे काम करता है? तो भाई परमाणु शक्ति संयंत्र नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है। फिर सौर ऊर्जा, ध्यान देना, जो सूर्य की ऊर्जा है, आपको पता है कि पृथ्वी पर एकमात्र ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, और सूर्य की ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। और यह सौर ऊर्जा आती कैसे है, बनती कैसे है? तो आपको पता है कि यह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा, यानी सूर्य के पास नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, और उसी के द्वारा जो है अपार ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो नाभिकीय संलयन, सौर ऊर्जा नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे आधारित है। अब देखिए तारों की ऊर्जा, तो जो तारे जो ऊर्जा देते हैं, यानी जो तारे जो चमकते हैं उनके भी चमकते हुए जो दिखाई देते हैं, यानी वो भी लाइट देते हैं, प्रकाश देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो उनका भी जो सिद्धांत होता है वो नाभिकीय संलयन के सिद्धांत, तारों का चमकना भी नाभिकीय संलयन के ही सिद्धांत पे आधारित है। अब देखो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है कि जब बहुत ज़्यादा परमाणु संयंत्रों में जब बहुत ज़्यादा जो है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होने लगती है, तो उसे रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है न्यूट्रॉन मंदक। जैसे देखिए जब रेडियो एक्टिव पदार्थ के ऊपर न्यूट्रॉन की बमबारी करा देते हैं, तो तुरंत, जैसे मान लीजिए आपका यूरेनियम है, न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे, तुरंत जो है आपका जो है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अपार ऊर्जा निकलना शुरू हो जाएगी। तो कभी कभी विस्फोट की प्रक्रिया इतना तीव्र बढ़ जाती है कि कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए जो है न्यूट्रॉन मंदक का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग भारी जल। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है न्यूट्रॉन मंदक क्या है, तो आप बताएंगे भारी जल। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया? तो भारत के अंदर जो है पहला जो परमाणु जो परीक्षण भारत देश में किया गया वो 18 मई 1974 को होता है। तो भारत के अंदर पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को जो है पोखरण नामक जगह है राजस्थान में। आपको पता है पोखरण कहाँ है? राजस्थान में है, जहाँ पे परमाणु का परीक्षण भारत के अंदर पहली बार किया गया।
तो इस तरीके से ये आपके ईंधन पे आधारित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हमने जो है इस वीडियो में लाने का काम किया था और इसके ऊपर जो है आपको पूरा समझाने का हमने कोशिश किया, प्रयास किया। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जो है आप शेयर करें और हमारे जो है वीडियो को लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके लिए इसी तरीके की यूनिक वीडियो बनाकर लाते रहें और आपका भविष्य जो है उज्जवल हो। मैं इसी कामना के साथ पुनः हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।